हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सबको ये अच्छे होंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है। इस नियम की कोई दो लिमिटेशन बताना है अपने को, ठीक है, सीमाएं बताना है, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पास देखिए ओम का नियम आप सबके पढ़े भी होंगे, तो देख लीजिए यहाँ पास कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, कोई भी कंडक्टर है और उसका फिजिकल स्टेट जैसे लंबाई और टेम्परेचर, ठीक है, यानी लेंथ और टेम्परेचर आदि में परिवर्तन न हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों, उसके एंड पर, है ना, दो एंड होंगे, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, राइट। इसके अनुसार V इज ए प्रोपोर्शनल, I कर देंगे, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, प्रोपोर्शनल। तो जैसे इसको रिमूव करेंगे तो V इज इक्वल टू RI, वेयर R इज ए कांस्टेंट। R क्या होगा, एक नियतांक होगा, ठीक है। इसे R को क्या बोलेंगे, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखेंगे कि अब इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये I V के बटे में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक। तो इसको वर्डिंग में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक है। तो V क्या है यहाँ पास, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन विभवांतर है, और I करंट यानी धारा, राइट। अब V और I के बीच एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो याद रखिए V यानी पोटेंशियल और करंट I के बीच जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, राइट। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या दिया गया आपके पास। अब इसी प्रश्न में ओम के नियम के लिमिटेशन भी दिए हुए हैं, तो दो लिमिटेशन आपको लिखना है। तो देखिए ओम के नियम की सीमाएं क्या होगा, फर्स्ट ये होगा कि जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी नियत होना चाहिए, चालक का ताप नियत रहे। और फिर सेकंड क्या है कि चालक में जो विकृति है वो उत्पन्न ना हो, ठीक है, मीन्स जो डिफेक्ट होते हैं वो नहीं होना चाहिए, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। आपको प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन से आपके पास कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक चालक का प्रतिरोध X ओम है, वह ताप ज्ञात करना है, वह टेम्परेचर आपको फाइंड करना है जिस पर कंडक्टर का यानी चालक का प्रतिरोध कितना दिया हुआ, 3X ओम। जो रेसिस्टेंस है वो 3X गिवन है, हो जाता है तो चालक का प्रतिरोध गुणांक मीन्स यहाँ पास रेसिस्टेंस फैक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पास गिवन है रेसिस्टेंस फैक्टर नियत है जिसकी वैल्यू गिवन है 0.4 × 10⁻⁻² कूलम इनवर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हमको क्या करना है। सबसे पहले अपने पास या जो गिवन है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पास देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पास लिखेंगे गिवन है, क्या क्या गिवन है, जो डाटा गिवन है पहले उसको लिख लो आप, ठीक। तो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ताप है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का रेसिस्टेंस गिवन है ना, यानी कंडक्टर का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध लिख लो आप, ठीक है। तो ये कितना गिवन है आपके पास, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसलिए R0 मीन्स R0 हो गया। ये कितना है आपके पास, दिया भी है यहाँ पास, ठीक है। तो X ओम है, तो यहाँ लिख दो आप X ओम, ये ओम का सिंबल है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब इसके बाद भी कहता है वह ताप ज्ञात करना है, ठीक, जिस पर चालक का प्रतिरोध 3X ओम हो, ठीक। तो जब गिवन है तो हम मान लेते हैं हमको क्या फाइंड करना है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड करना है, ठीक है, इसको हम फाइंड करना है करेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो इस पर जो प्रतिरोध दिया वो कितना है, 3X है, ठीक है। तो उसको लिख दो आप कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो चालक का जो प्रतिरोध होगा, चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस, ये R इज इक्वल टू कितना है, 3 ओम है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पास रेसिस्टेंस फैक्टर जिसकी वैल्यू गिवन है उसको आप लिखिए, ये भी गिवन है, तो आपको उसको लिखना है यहाँ पास कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.4 × 10⁻⁻²
यहाँ पास डिग्री सेंटीग्रेड आप शो कर सकते हैं। वैसे एक्चुअल में इतना ही दिया हुआ है, तो इन्वर्स कर दीजिए, ठीक है, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास ये एक्चुअल में यहाँ चलिए, अब इसके बाद इसकी वैल्यू पुटअप करना है। एक फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला है यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला है आपके पास R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T1, ठीक है, मीन्स T1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए निकाल रहे हैं तो हम T1 ले लेते हैं, ठीक है। ये R नॉट इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T1 इज इक्वल टू R अपॉन R नॉट, ठीक है। ये हो गया आपके पास। 1 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो अल्फ़ा इंटू T1 इज इक्वल टू R अपॉन R नॉट माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पास कितना आएगा, ये 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T1 R बाई R नॉट, अल्फ़ा इंटू T1, इस 1 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो क्या मिलेगा आपको, -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भी क्या करना है आपको, ये अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो आप लिखिए इधर T1 फाइंड करना है, तो T1 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फ़ा R अपॉन R नॉट -1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है उसको लिख लो आप, तो कितना है आपके पास 0.4, चलिए यहाँ पास लिख देते हैं हम 1 अपॉन 0.4 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और R की वैल्यू आपके पास कितना है, यहाँ पास गिवन है आपके पास 3x, है ना, और R नॉट की x, तो यहाँ लिख दो 3x, यहाँ पास लिखेंगे हम 3x अपॉन x और ये -1 कर दो, ठीक है। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 3, और 3 में 1 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख दीजिए आप यहाँ पास इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू, ये आपके पास इधर ऊपर में 2 बचेगा और नीचे 0.4, ठीक है। ये जो 10 -2 दिख रहा है, ये जब ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो वैसे भी आपके पास ये पहले डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 और फिर ये 0.2 आ जाएगा यहाँ पास, 2 2 जा 4, ठीक है, राइट। तो यहाँ पास आ गया 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और यहाँ पास ये पॉइंट को आप रिमूव करेंगे तो 2/10 होगा, 10 ऊपर आ जाएगा, एक 0 और इंक्रीज कर दीजिए आप, तो ये 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, कितना आएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, 500 डिग्री, T1 लिख दीजिए आप, इतनी आगे वैल्यू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, राइट, ओके। वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चंस आपके पास दिया गया है, किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले किरचॉफ का नियम देख लेते हैं। 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखते हैं, ये फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन ऑफ लॉ होता है, ठीक है, संधि का भी नियम इसको बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि कोई एक पॉइंट होगा, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। कि कोई एक पॉइंट है, चलिए देखते हैं यहाँ पास कि एक हमारे पास यहाँ पास क्या है, एक पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास एक संधि हो गया। इस संधि पर ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, ये क्या है, विद्युत धारा के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, यानी समेशन I सिग्मा I बराबर 0, राइट। तो अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पास इस संधि की ओर कुछ करंट ऐसा है, इस साइड आ रही हैं और कुछ यहाँ से दूर जा रही हैं, ठीक है। तो करंट यहाँ पास कौन कौन सा आ रहा है, हमने उस करंट को नाम दे दिया I1 I2 I3 I4 I5 और I6, ऐसे बहुत सारे हम करंट शो कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे कोई एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उस पर आप बहुत सारे स्विच लगाते हैं, तो दैट सेम टाइप वही है, इसी टाइप से हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। तो अब इसमें जो नियम बोला गया डेफिनेशन कि विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो चलिए देखते हैं बीजगणितीय योग क्या होगा आपके पास। किरचॉफ के नियम से हम दिखा देते हैं कि I1 ये संधि की ओर आ रही है इसलिए प्लस में रहेगा, फिर I2 ये माइनस हो जाएगा और माइनस I3 और प्लस I4 इस ओर आ रही है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और फिर इसके बाद माइनस I5 और प्लस I6, ये I6 भी संधि की तरफ आ रही है, इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस वाले दिख रहे हैं I2 I3 और I5, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास I1 प्लस I4 प्लस I6 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 माइनस प्लस ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा I5। ठीक है। तो यहाँ से एक और हम डिफिनेशन बना सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया, राइट। अब हम देखेंगे दूसरा नियम, किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो एक क्लोज्ड सर्किट के लिए लागू होता है, यानी बंद पास या बंद लूप भी बोलते हैं उसको, इसी के लिए लागू होता है। इसका डेफिनेशन देखिए, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल यानी क्लोज्ड जो लूप होगा, बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल यानी बंद लूप में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ये इसका डायग्राम आपको बनाना है कि यहाँ पास आप पढ़े ना, बंद जाल मीन्स एक क्लोज्ड सर्किट होता पूरा, ए जैसे देखिए पॉइंट लेंगे ABCD, एक पूरा ये क्लोज्ड सर्किट होगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पास जब दो सर्किट अपने को लेना है, एक तो दो परिपथ दिखाएंगे, दो सर्किट ABCD और दूसरा CDEF। ठीक, तो हम ये देख पा रहे हैं ABCD में E1 और E2 दो सेल विद्युत वाहक बल दिखाए गए हैं और यहाँ पर प्रतिरोध दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये संगत प्रतिरोध और इसमें जो इसमें R1, ठीक है, A और B के बीच सेल E1 लगा हुआ है और प्रतिरोध R1 जुड़ा हुआ है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसके बीच जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या होगा, I1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेल E2 और R2 जो रेसिस्टेंस R2 है और सेल E2 है, इसके साथ जो धारा प्रवाहित होगा वो I2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो CDEF इसमें संगत धारा एक साथ किसके गुणनफल के, प्रतिरोधों के गुणनफल के साथ होंगी। ठीक है, चलिए उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं इधर। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत परिपथ को दो हम बंद परिपथ में बांट दिए। ठीक है, दो बंद जाल में बांट दिए, क्या क्या, एक ABCD और CDEF। ठीक, तो सबसे पहले बंद जाल के लिए लेते हैं कि प्रथम बंद जाल यानी क्लोज्ड लूप है ना, बंद जाल ABCD के लिए, ABCD के लिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा, I1 R1 माइनस R2 इज इक्वल टू सेल का डिफरेंस दिखा देते हैं E1 माइनस E2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब सेकंड जो बंद परिपथ है, बंद जाल है, उसके लिए हम दिखाएंगे यहाँ पास। तो अब द्वितीय परिपथ, द्वितीय बंद जाल CDEF, CDE और F के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं I2 R2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे I2 और R2। ये CD जो परिपथ दिख रहा है आपके पास, I2 के साथ R2 हो जाएगा और इसके साथ संगत जो धाराओं का योग होगा, तो माइनस यहाँ पास हम अब इसके देखिए, इसका जो ये आप देख पा रहे हैं इसकी दिशा क्या होगी, पूरी तरह से दक्षिणावर्त होगी, तो हम यहाँ पास से दिखा देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे I1
प्लस I2 इंटू R3, ठीक है, राइट। तो यहाँ पास इज इक्वल टू आप दिखाएंगे E2, क्योंकि इसके लिए आपके पास सेल E2 ही है, तो ये दिखा दीजिए आप सेल E2 के, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, राइट। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम बता सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि I1 और I2 के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, राइट। दोनों जगह से हम I1 I2 के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, I2 के साथ R2 होगा, ठीक है, ये R2 होगा, ओके। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप। इसी क्वेश्चन सेकंड में ही दिया हुआ है कि इसकी सहायता से क्या करना है अपने को, कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्हीटस्टोन सेतु को उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट हम समझा रहे हैं उसको आप समझिए पहले, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एक इंग्लैंड के जो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 1842 में 1842 में एक 4 प्रतिरोधों का एक विशेष अरेंजमेंट किया था। ये PQRS जो देख रहे हैं ना आप, ये एक रेसिस्टेंस है। तो इसी प्रकार के रेसिस्टेंस का उन्होंने एक अरेंजमेंट किया, व्यवस्था की, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध, किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। वो आज भी इधर हम इसी के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पास ये आप जो देख रहे हैं, ये इसको सबसे पहले ABCD ये एक चतुर्भुज के रूप में दिया हुआ है और PQRS इसके बीच ये 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पास देखेंगे कि ये जो आपके पास ये दिख रहा है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। और इसके ABCD एक चतुर्भुज है, तो इसके 2 विकर्ण हो गए, AC और BD। तो विकर्ण जो BD है उसके बीच में क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, और एक यहाँ पास कुंजी को जोड़ देंगे, है ना, की बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पास K जोड़ दीजिए, यहाँ पास K2, ठीक है। और इसके AC विकर्ण में एक सेल E को जोड़िए और यहाँ पास एक की K1 को हम जोड़ देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमको ऐसा इसको अरेंजमेंट करना है कि ये जो इसके प्रतिरोध हैं PQRS, इन दोनों का हमको संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर आना चाहिए, ठीक है। यानी P/Q इज इक्वल टू R/S, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। किसके माध्यम से, किरचॉफ के नियम से। तो चलिए देखते हैं उसको। और ध्यान रखिए, ये जो की लगा हुआ है K1 और K2, जब इस कुंजी को यानी की को जब प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें व्हीटस्टोन सेतु के विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों, मतलब ये जो अलग अलग पार्ट है ना, इससे करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। और इसको जितने भी करंट फ्लो हो रहे हैं आप देख पा रहे हो, यहाँ एरो साइन से हमने यहाँ पास इंडिकेट कर रखा है, राइट। तो यहाँ पास सबसे पहले हम देखेंगे कि A से B की तरफ में क्या आ रहा है, ये एरो साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्लोज्ड सरफेस भी लेना है अपने को यहाँ पास, तो उसको भी देख ले। यहाँ पास देखिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है यानी धारा मापी, तो इससे जो करंट फ्लो हो रही है वो IG हो रही है, ठीक है। IG का मतलब ये हुआ कि धारा मापी से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो IG है, ठीक। और बाकी यहाँ पास ये R के लिए दिखाया गया R3, ठीक है। और यहाँ पास एक और रेसिस्टेंस हम डाल देते हैं, एक और धारा दिखा देते हैं I1, ठीक। तो I1 हो गया आपके पास, और फिर इसके बाद I2 हो गया, और इसके लिए हम दिखाते हैं यहाँ पास I2 दिखा देते हैं, ठीक है, ये I2 हो जाएगा, राइट। और I3, और ये वाली जो धारा होगी वो I4 हो जाएगी, ठीक है। और I3 आपके पास यहाँ पास है, राइट। I1 I2 I3 और I4 ये प्रतिरोध, ये बहने वाली धारा होगी प्रतिरोधों के साथ, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, जो PQRS ये जो 4 प्रतिरोध हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है कि इसके लिए हम इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्ट ना हो, यानी कोई विक्षेप ना हो, है ना। तो इस स्थिति में जो ये B और D है, ये क्या होंगे, ये संतुलित होंगे, संतुलन अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट B पर, ठीक है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इधर बिंदु B पर
बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपके पास, देखिए यहाँ पास बी पर कौन सी धारा पहुँच रही है, यहाँ पास आप देख पाएंगे I1, ठीक है। यहाँ पास I1 यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे I1 माइनस, फिर इसके बाद देखिए कहने का मतलब ये B क्या हो गया है, इसके लिए संधि हो गया है ना। तो ये B की तरफ आने वाली धारा I1 है, IG धारा इससे दूर जा रही है और I2 भी दूर जा रही है। तो किरचॉफ के नियम में पढ़े थे कि संधि की ओर आने वाली जो धाराएं वो धनात्मक होंगी और जो दूर जाती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। तो आने वाली जो यहाँ पास करंट है वो केवल एक ही है करंट, वो I1 है, बाकी के IG और I2 ये दोनों, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि इससे दूर में जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पास हम लिखेंगे I1 माइनस I2 माइनस IG इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पास फिर आपके पास आ जाएगा, है ना, I1 माइनस I2 IG इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। फिर संतुलन अवस्था में ये IG का मान हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, I1 इज इक्वल टू I2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आगे देखिए, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, पॉइंट डी पर किरचॉफ के द्वितीय नियम से निकाल लेंगे। तो पॉइंट डी पर I3 IG और माइनस I4 रहेंगे, ठीक है। तो इनको पक्षांतर करेंगे और यहाँ पास IG का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा संतुलन अवस्था में। तो I3 इज इक्वल टू I4 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम लेंगे। तो द्वितीय नियम बंद परिपथ के लिए होता है। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम बंद परिपथ के हिसाब से करेंगे। ये देखिए बंद परिपथ ABCDA, ठीक है। तो I1P लेंगे और IG G लेंगे और I3 R लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ ABDA में, तो I1P प्लस IG G कैपिटल G और माइनस I3 R, ठीक है, राइट। संधि से जो दूर जाती हैं धाराएं उसको हम माइनस में रखते हैं, ठीक। और जो संधि की तरफ अगर जो आ रहा है धारा उसको हम प्लस में रखेंगे। तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, और ये IG का मान संतुलन अवस्था में 0 कर देंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा I1P और माइनस I3 R। इसको पक्षांतर कीजिए, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा I3 R। I1P इज इक्वल टू I3 R, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर सेकंड हम इसी प्रकार से करेंगे कि बंद परिपथ BCDB लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास I2Q और माइनस IG G और माइनस I4S हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी संतुलन अवस्था में IG का मान 0 हो जाएगा और फिर ये बचेगा तो इसको पक्षांतर कर दीजिए तो I4 प्लस में आ जाएगा, I4 इंटू S प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। क्या मिलेगा, I2 इंटू Q इज इक्वल टू I4 इंटू S, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए तो I1P अपॉन डिवाइडेड बाई I2Q, ठीक, और I3R डिवाइडेड बाई I4S, राइट। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमको मालूम है, यहाँ पास देख सकते हैं I3 की वैल्यू I4 दिया हुआ है। इक्वेशन 1 में भी I1 इज इक्वल टू I2 है, तो I1 की जगह पे हम I2 पुट कर देंगे। यहाँ पास I1 है तो यहाँ पास I2 लिखेंगे। इक्वेशन 1 और 2 से I3 की वैल्यू I4 लिख देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या मिलेगा, P बाई Q और R बाई S, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, राइट। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। तो अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ दिया हुआ विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर हो जाएगा। तो देखिए EMF क्या होता है कि यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होगा, जबकि सेल खुले परिपथ में होंगे, और विभवांतर या किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं बिंदुओं के विभव का अंतर होता है, ठीक है। और फिर दूसरा है कि यह विभवांतर से बड़ा होता है और यह विद्युत वाहक बल से हमेशा छोटा होता है। फिर तीसरा लिख लीजिए कि इसके कारण किसी
विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और यहाँ पास लिख सकते हैं आप कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप विभवांतर उत्पन्न होता है। फिर चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ से कि विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व रहता है, जबकि विभवांतर में अगर परिपथ भंग हो गया यानी तार वायर टूट जाता है तो वो पूरी तरह से उसका जो अस्तित्व वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जो दो क्वेश्चन बचे हों उसको हम अगले वीडियो में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन के साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों का हेल्प होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो जब डाला जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। ठीक है, ओके।